अस्सलाम वालेकुम जी। आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी? जी ओके है सर। थैंक यू जी, शुक्रिया। अच्छा जी, शुरू करते हैं। बाकी लोग मेरा ख्याल है ज्वाइन कर लेंगे जब आएंगे। तो आज हमारा Q&A सेशन है। ये जो आपके सामने टॉपिक लिखा हुआ है, रिन्यूएबल एनर्जी एंड स्टोरेज इकोनॉमिक्स, इसके बारे में। इसकी वीडियो ऑलरेडी पिछले वीकेंड पे अपलोड हो गई थी। आई एम श्योर आप लोगों ने देख ली होगी। इससे जो पिछला हमारा Q&A था वो उसमें बेसिकली हमने ये चीज़ ड्राइव इन की थी कि ऑर्गेनाइजेशंस में जो बिजली इस्तेमाल होती है या पावर इस्तेमाल होती है, वो ऐसा नहीं होता कि हर चीज़ इक्वली कर रही होती है। कुछ चीज़ें डिस्प्रोपोर्शनेटली ज़्यादा पावर इस्तेमाल कर रही होती हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करते हुए मोटर्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं बाकी चीज़ों की निस्बत। इसी तरह फ्यूल इस्तेमाल करते हुए थर्मल सिस्टम्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो जो उससे हमें की टेक अवेज मिले थे वो ये थे कि हमें फोकस इंडिविजुअल कंपोनेंट्स पे करने के बजाय सिस्टम लेवल पे करना पड़ेगा, ताकि हमें समझ आए कि कौन सी चीज़ ज़्यादा इस्तेमाल कर रही है और उसको हम एड्रेस करें तो हम ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट हो सकते हैं। तो अभी हम सिस्टम्स थिंकिंग में थोड़ा सा आगे जा गए हैं। इस वीडियो में जो आपने जो पिछले हफ्ते अपलोड हुई थी आपने देखी होगी कि ओवरऑल रिन्यूएबल एनर्जी और स्टोरेज की इकोनॉमिक्स क्या है और इसका एक सिस्टम पर्सपेक्टिव क्या है, यानी कह लें कि टेक्निकल पर्सपेक्टिव क्या है, फिर मार्केट और पॉलिसी के पर्सपेक्टिव क्या है। तो आज इसमें आपको क्विकली ब्रीफ कर देता हूँ, जस्ट आपके दिमाग को रिफ्रेश करने के लिए कि इसमें क्या था, और फिर आप लोग के जो सवाल होंगे उन पे बात कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने शुरू किया था इस सवाल से कि अगर सोलर इतना ही चीप है और सबसे चीप है, तो हर जगह सोलर ही सोलर क्यों नहीं हो रहा ना? क्यों नहीं, क्यों अभी तक लोग कन्वेंशनल फ्यूल्स को इस्तेमाल कर रहे हैं पावर बिजली बनाने के लिए, और उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। और अभी आपने देखा कि जो मिडल ईस्ट में वॉर हुई है, उससे एक और बड़ा रूड रिमाइंडर दिया है हमें ओवरऑल पूरे सिस्टम ने कि सोलर वोलर कुछ नहीं है। जिस वक्त तेल को मसला होगा पूरी दुनिया को मसला होना शुरू हो जाएगा। सोलर अभी भी बहुत पीछे है, सोलर और विंड। तो कैस क्यों नहीं सस्ती चीज़ें आगे आ रही, यानी सोलर और विंड और बाकी चीज़ें क्यों नहीं साइड पे हो रही? तो क्यों नहीं हो रही, उसकी वजह बेसिक है जिसको अभी हम समझने की कोशिश करते हैं। तो जो सोलर वगैरह हैं ये रिन्यूएबल हैं, जो दूसरे हैं वो थर्मल हैं, जो क्रूड ऑयल वाले हैं। अब रिन्यूएबल की मेन चीज़ ये होती है, इसके कैरेक्टरिस्टिक के इसकी अपफ्रंट कॉस्ट तो होती है, लेकिन उसके बाद मार्जिनल कॉस्ट कोई नहीं होती, ना होने के बराबर होती है। यानी एक बार आपने छत पे लगा दिया सोलर, कहीं पे लगा दिया पावर प्लांट सोलर का विंड का, फिर जो एडिशनल आपको वॉट मिलता है ना, वॉट आवर मिलता है, उसकी कॉस्ट ना होने के बराबर होती है। धूप आ रही है बना रहा है, आपकी जेब से कुछ नहीं जा रहा। हवा आ रही है बना रहा है, आपकी जेब से कुछ नहीं जा रहा। दूसरी तरफ थर्मल की अपफ्रंट कॉस्ट कम होती है, लेकिन उसके मार्जिनल कॉस्ट होती है। आपको हर दफ़ा फ्यूल डालना पड़ता है उसमें ताकि आप उससे बिजली ले सकें। तो ये जो एक कह लें कि ये जो कॉस्ट स्ट्रक्चर का फर्क है, ये फिर आगे इकोनॉमिक बिहेवियर्स में बड़े सीरियस, मार्केट्स में बड़े सीरियस इम्प्लीकेशंस होते हैं उनके। उसको देखते हैं कि क्या है। अब जो हमारा ट्रेडिशनल मेट्रिक था, लेवलाइज्ड कॉस्ट ऑफ एनर्जी, वो अब रिन्यूएबल्स के केस में फेल होता है, क्योंकि एक तो ये टेम्पोरल वैल्यू को रिस्पेक्ट नहीं करता। यानी इसको देख के पता लगता है कि बिजली चाहे सोलर से दोपहर को बने या रात को 2 बजे बने, एक ही वैल्यू है। अब रात को 2 बजे बन नहीं सकती, सिर्फ दोपहर को बनती है। तो एक बराबर नहीं होता। रात को 2 बजे जो है वो तो सिर्फ डीजल जनरेटर बना सकता है, या पेट्रोल वाला जनरेटर, या जो भी बगास वाला जनरेटर। सोलर और विंड, सोलर तो बना ही नहीं सकता। इस तरह विंड जो है जब हवा चलेगी बना सकता है, बनाई वरना बना ही नहीं सकता। दूसरी तरफ वो जो पेट्रोल वाला है वो जब चाहे बना सकता है। तो टेम्पोरल वैल्यू को इग्नोर करता है एलसीओई। फॉर एग्जांपल, आप रात को मजबूर होते हैं, अगर आपके छत पे सिर्फ सोलर है, कि आप उन्हीं से बिजली खरीदें, तो वो ग्रिड से बिजली खरीदें। तो वो जाहिर है फिर उस वक्त बहुत वैल्यूएबल हो जाती है। दिन को वो आपके लिए वैल्यूएबल नहीं रहती, दिन को, क्योंकि आपके पास सोलर होता है। इसी तरह रिलायबिलिटी को मेजर नहीं करता एलसीओई। रात को सोलर नहीं होता, हवा के बगैर विंड नहीं होती, तो उसकी रिलायबिलिटी नहीं है। लेकिन एलसीओई में ये बात कहीं समझ नहीं आती। वो तो सिर्फ ये बताता है कि बस इतने मेगावाट आवर किलोवाट आवर मैं बना रहा हूँ।
इसी तरह इंटीग्रेशन कॉस्ट, जब सोलर या विंड आपको ग्रिड में इंटीग्रेट करने पड़ते हैं तो वहाँ पे कॉम्प्लेक्स सिस्टम लगाने पड़ते हैं, उसकी कॉस्ट नहीं नज़र आती। आपको सिर्फ ये नज़र आता है कि बस मैंने 10-12 लाख 15 लाख का सोलर छत पे लगा लिया, अब मज़े ही मज़े हैं आगे। लेकिन ओवरऑल सिस्टम को उसकी कॉस्ट देनी पड़ती है, जो आहिस्ता आहिस्ता फिर अभी आपने, है तो वो गलत खबर है लेकिन आपने सुना होगा मीडिया में आ रहा है कि जिसने भी सोलर लगाया वो भी एक पर्टिकुलर टैक्स देगा पर किलोवाट, 10,000 रुपए 1,000 रुपए देगा। वो गलत है, वो बात कुछ और है, लेकिन स्टिल चीज़ें अल्टीमेटली उधर मूव हो रही हैं और हो भी जाएंगी। एक वक्त आएगा कि चाहे आप ग्रिड से कनेक्टेड नहीं है तब भी आपको टैक्स किया जाएगा। तो इसमें एक और चीज़ है कैपेसिटी फैक्टर और इंटरमिटेंस की, इसके बारे में हमने इस लेक्चर में डिटेल में बात की कि कैपेसिटी फैक्टर वो चीज़ होती है कि जो आपकी नेम प्लेट पे लिखी होती है आपके जनरेटर पे या आपके विंड के टरबाइन पे या आपके सोलर की प्लेट पे, कि ये इतने मेगावाट या किलोवाट या गीगावाट बना सकता है। लेकिन एक्चुअली वो कितने बनाता है, इन दोनों के फर्क को कैपेसिटी फैक्टर कहते हैं। जैसे डीजल जनरेटर पे अगर लिखा हुआ है कि ये 100% एफिशिएंसी पे चलते हुए 500 किलोवाट बनाएगा तो वो 500 ही बनाएगा, सारा साल बनाता रहेगा। लेकिन अगर आप विंड वाले पे लिखेंगे कि ये 2 मेगावाट का टरबाइन है मेरा, तो वो 2 मेगावाट का तो है जब अच्छी विंड मिल रही है, लेकिन जब विंड नहीं मिल रही तो वो 0 मेगावाट बनाता है। तो ओवरऑल साल के एंड में आपको पता लगता है कि उस पर लिखा हुआ तो 2 मेगावाट था, लेकिन एवरेज इसने मुझे 0.1 मेगावाट भी नहीं बना के दी या 0.2 मेगावाट भी नहीं बना के दी। ये 40% लिखा हुआ है, लेकिन ये उन एरियाज में लिखा हुआ है जहाँ पे बेस्ट साइट्स होती है। इसी तरह थर्मल जो है, जैसे मैंने बताया, उसकी बहुत हाई होती है, तो सोलर की बहुत सबसे कम होती है, अबाउट 20% होती है। और ये भी अगेन एरियाज पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। जैसे सोलर प्लेट्स की एफिशिएंसी तो अब कहीं 25 और 30 के दरमियान पहुंच गई है, लेकिन अब जिन मुल्कों में सोलर होता ही कम है, जिनमें बारिशें मुल्कों में या इलाकों में बर्फ़ें पड़ती हैं, तो वहाँ पे ज़ाहिर है फिर उस 30 से वो 20 पे नहीं आते बल्कि 10 से भी नीचे चले जाते हैं। तो ये जो मिसमैच है, इसका बेसिक मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आपने पूरी बिजली लेनी है तो फिर सोलर 5 गुना ज़्यादा लगाना पड़ेगा, विंड डबल से ज़्यादा लगानी पड़ेगी, थर्मल तकरीबन उतनी ही लगानी पड़ेगी। तो फिर ये यहाँ पे कॉस्ट यानी आपकी बढ़ जाती है। इंटरमिटेंस तो है ही है इनमें दोनों में, सोलर में और विंड में। फिर एक चीज़ हमने डक कर्व देखी थी। डक कर्व का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि दोपहर के वक्त हर कोई सोलर बना रहा है, तो ग्रिड फारिग बैठी हुई है, उसको कोई काम नहीं, कोई उससे कोई चीज़ नहीं खरीद रहा। और जो ही शाम होती है सोलर बंद हो जाती है, सारे ग्रिड के पास आ जाते हैं कि मुझे बिजली दे दें। तो इस चीज़ को डक कर्व कहते हैं, और ये सिस्टम लेवल पे यानी ग्रिड के लेवल पे बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स आते हैं इसकी वजह से, जिनको आगे हम देखेंगे। क्या है इसकी सिस्टम लेवल इम्प्लीकेशन? सबसे पहले के बैकअप जो है, यानी जो डीजल पेट्रोल और दूसरे फ्यूल्स के जनरेटर्स हैं, वो हर वक्त रैंप अप के लिए उनको रेडी होना चाहिए। हवा चलनी बंद हो गई, उसकी बारी आ जाएगी, बादल आ गए उसकी बारी आ जाएगी, वगैरह वगैरह, शाम को तो आ ही जाएगी जब धूप चली जाएगी। तो वो लो स्पीड पे चलते रहते हैं। आप लोग को, मैकेनिकल वालों को पता होगा कि जनरेटर को लो स्पीड पे चलाना अच्छा नहीं होता, उसकी हेल्थ खराब होती रहती है। और एनीवे फ्यूल तो वो खा ही रहा है ना लो स्पीड पे भी कुछ ना कुछ। फिर दूसरी चीज़ है ओवर कैपेसिटी, जिसके बारे में हमने बात कर ली कि एक्स्ट्रा चीज़ें लगानी पड़ेगी। मोर रिन्यूएबल्स आपको लगाने पड़ेंगे ताकि आप उसके नेम प्लेट के साथ जो वेरिएंस है उसको भी एड्रेस कर सकें। और जाहिर है इससे फिर कॉस्ट बढ़ती है। फिर कर्टेलमेंट ड्यूरिंग सरप्लस। अब क्या होता है कि आप, मैं, हर कोई दोपहर को बिजली बना रहा है और ग्रिड को कह रहा है कि मुझसे खरीदो। ग्रिड ने अपने भी सोलर पावर प्लांट लगाए हुए हैं, तो फिर उनको बीच में किसी को कहना पड़ता है कि भाई अब मैं तुमसे मजीद नहीं खरीद सकता, ये अपने वाले को बंद करना पड़ता है। और चौथी चीज़ के इनको रिन्यूएबल्स को इंटीग्रेट करने के लिए बहुत सोफिस्टिकेटेड सिस्टम्स आपको बनाने पड़ते हैं। जो आज का लेक्चर अपलोड होगा उसमें आप इसको डिटेल में देख सकेंगे कि आपको बेसिकली आपका सिस्टम खुद एक माइक्रो ग्रिड होना चाहिए एक तरह का, ताकि आप सिस्टम के लिए जहमत का बायस ना बने कि आपसे बिजली लें तो फ्लक्चुएशन भी आ रही हो, तो वोल्टेज भी ख़राब हो, तो वो फेज में भी ना हो, वगैरह वगैरह। जो भी इलेक्ट्रिकल की चीज़, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को पता है क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो हमारा टॉपिक नहीं है। लेकिन बेसिकली आपको ग्रिड फॉर्मिंग सिस्टम बनाने पड़ते हैं, ग्रिड फॉलोइंग सिस्टम नहीं बनाने पड़ते। इसी तरह आपको मार्केट मैकेनिज्म्स जो भी हम देख रहे हैं कि नेट मीटरिंग
और फिर ख़त्म हुई, और अब हम मज़ीद आगे जाते जा रहे हैं उस चीज़ में, और आइडिया ये है कि आपको जो सोलर का रिटर्न मिल रहा था वो कम होता रहेगा। स्टोरेज की अब जो ही ये इंटरमिटेंस की बात आती है ना, तो फिर जहन में आता है कि स्टोर कर लेते हैं फिर बैटरीज पे। तो स्टोरेज का यकीनन बहुत फ़ायदा होता है। सबसे पहले तो टेम्पोरल शिफ्टिंग होती है, यानी प्रैक्टिकली वो दोपहर की धूप से बनी हुई बिजली को रात पे ले जाता है, वहाँ पे आपको अवेलेबल कर देता है। इससे इंटरमिटेंसी कम हो जाती है, इससे रिलायबिलिटी बढ़ जाती है कि आपको चेंज ओवर्स वगैरह में फ्रीक्वेंसी वोल्टेज वगैरह, और पीछे आपको जो थर्मल स्पिनिंग रिजर्व्स थे जिनकी हमने बात की कि जनरेटर हर वक्त चलता रहेगा आपको कवर देने के लिए, वहाँ पे भी कुछ कमी आ जाएगी। इसी तरह इसमें आपकी पेनिट्रेशन आपकी बहुत बढ़ जाती है ओवरऑल सिस्टम में, कि अगर आपकी स्टोरेज नहीं है, बैटरियाँ नहीं लगी हुई, तो फिर रिन्यूएबल पे हार्ड लिमिट आ जाती है, यानी वो शाम को बंद होना है, हवा के बंद होते ही बंद होना है। लेकिन अगर रिन्यूएबल के पीछे बैटरी लगी हुई है तो वो आपके रिन्यूएबल की पेनिट्रेशन सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा आ जाती है। वो शाम को भी आपको फीड कर सकता है, रात को भी फीड कर सकता है, हवा जब नहीं हो तब भी फीड कर सकता है। बैटरी को क्विकली देख लें तो बैटरी, इस सारी चीज़ को देखने के बजाय बड़ी बड़ी चीज़ आप जहन में रखें कि चार किस्म की बैटरियां, बल्कि पांच किस्म की बैटरियां हमारी पिछले 10-15 साल से लेके तो 2030 तक हमें, यानी जो भी आने वाला टाइम, अगले 4 साल भी उनमें नज़र आ रही हैं या आएंगी। पहले हमारी ये स्टैंडर्ड बैटरी होती थी घरों में, जिसको एसिड वाली बैटरी कहते थे, लेड एसिड बैटरी। उसकी टेक्नोलॉजी ये होती है कि उसमें टर्मिनल्स होते हैं, टर्मिनल्स के बीच में एसिड होता है, और एसिड जो है वो जो टर्मिनल्स होते हैं कैथोड और एनोड, उनको फॉर्म रिफॉर्म करता रहता है, यानी एक साइड घुलती रहती है और फिर बनती रहती है। वो उसमें सेफ्टी के इश्यूज भी हैं, आग लगने के इश्यूज भी हैं, वजन के इश्यूज भी हैं, स्पिल के इश्यूज भी हैं। फिर दूसरी जो उसको आहिस्ता आहिस्ता रिप्लेस किया, जिसने वो आप कह लें कि लिथियम आयन बैटरी है, जो आजकल स्टैंडर्ड हमारी बैटरी है। उसमें उसमें भी लिक्विड है, लेकिन एक तो लिक्विड कम है, दूसरा उसकी टेक्नोलॉजी बिल्कुल फ़र्क है। उसके अंदर आयनाइजेशन से बिजली बनती है या ड्रेन होती है। फिर उसी का अगला स्टेप अब मार्केट में आ रहा है, जिसको हम कहते हैं सॉलिड स्टेट लिथियम बैटरीज। उसमें लिक्विड के बजाय अब सिरामिक्स हैं, जो जिनके थ्रू बिजली बनती और खाई जाती है। तो उनका फ़ायदा ये होता है कि इन दोनों का, लिथियम का, कि इनकी कैथोड एनोड ख़त्म नहीं होती वक्त के साथ साथ, या उसकी एफिशिएंसी कम नहीं होती। और जो सॉलिड स्टेट लिथियम आयन बैटरी है वो, सॉरी, लिथियम बैटरी है, वो फिर उसकी सेफ्टी के इश्यूज भी नहीं है, वहाँ पे आग लगने के भी चांस कम होते हैं। जैसे आप लोगों को पता होगा कि मोबाइल के, आपने सुना होगा ना, बैटरी फट गई, मोबाइल में आग लग गई, चार्जिंग होते हुए किसी ने कान से लगाया, आग लग गई वगैरह वगैरह। उसकी वजह ये होती है कि स्टैंडर्ड लिथियम आयन बैटरी में लिक्विड होता है, और वो हीटअप होती है बहुत ज़्यादा उस लिक्विड की वजह से। तो ये सॉलिड स्टेट लिथियम बैटरीज हैं, ये अभी महंगी हैं काफ़ी, लेकिन ये हीटअप थोड़ी बहुत होती हैं, लेकिन इतनी नहीं होती कि वो किसी को कोई नुकसान पहुंचा सकें। और तो तीन टेक्नोलॉजीज ये हो गई। चौथी टेक्नोलॉजी इसके साथ ही सोडियम आयन बैटरीज की है। ये लिथियम आयन बैटरी की तरह ही काम करती है, लेकिन सोडियम चूंकि वो सस्ता है, यानी नमक में हमें सोडियम मिलता है, तो वो जगह ज़्यादा घेरता है, तो बड़ी होती है, और उसकी एफिशिएंसी कम है, लिथियम से काफ़ी कम है, आधे से भी ज़्यादा कम है। लेकिन ये है कि जहाँ पे आपको साइज़ का मसला नहीं है, जहाँ पे सेफ्टी का मसला नहीं है, आपने कहीं अपनी फैसिलिटी से दूर लगानी है तो लगा दें, कम से कम सस्ती तो है। और इसी तरह फिर एक और टेक्नोलॉजी है जिसको कहते हैं फ्लो बैटरीज। ये फ्यूचर आउटलुक में तीसरे नंबर पे लिखी हुई है। अब ये फ्लो बैटरीज ये होती हैं कि दो टैंक्स होते हैं, उन टैंक से आप लिक्विड्स शिफ्ट करते रहते हैं एक टैंक से दूसरे में, उसको चार्ज डिस्चार्ज करके। अगेन वो ह्यूज टैंक्स होते हैं, और ये कहीं मोबाइल में या मूवेबल जगहों पे नहीं जा सकते। ये पके पके सोलर विंड टर्बाइंस का आपका फार्म है, 50 टर्बाइन लगे हुए हैं, उसके पीछे आप लगा सकते हैं फ्लो बैटरी। अगेन इसमें सेफ्टी वगैरह के बहुत इश्यूज होते हैं, लेकिन ऐसी जगहों पे आपके पास बहुत खुली जगह होती है, और आप इसको ऐसी जगह रख सकते हैं कि जहाँ पे सेफ्टी के कंसर्न्स ही ना हो, या अंडरग्राउंड लगा सकते हैं। तो फिलहाल आपको यही पांच टेक्नोलॉजीज नज़र आ रही हैं, और कुछ अरसे में जब ये सॉलिड स्टेट लिथियम बैटरीज आएंगी, तो अभी उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, लेकिन आ गई हैं, बहुत सारी चीज़ों में आ गई हैं। कॉस्ट कम होगी तो आपको ये, इनकी एफिशिएंसी भी बहुत ज़्यादा है, और कुछ जो बहुत महंगी आपकी गाड़ियां हैं बैटरी ऑपरेटेड, उनमें अब ये बैटरीज आनी शुरू हो गई हैं। तो ये पांच बेसिकली टेक्नोलॉजीज हैं। जो LCOE का हमने कहा था कि वो अब बेकार हो गया है, वो तब तक
यूज़फुल नहीं होगा रिन्यूएबल्स के सेंस में जब हम एलसीओई के साथ एलसीओएस को भी नहीं देखेंगे, यानी लेवलाइज्ड कॉस्ट ऑफ स्टोरेज को भी। तो इन दोनों को मिला के जब आप पढ़ते हैं तो तब आपको पूरी बात समझ आती है कि रिन्यूएबल की कॉस्ट कितनी है। अब वहां पे तो एक फ्री राइड ले रहा था रिन्यूएबल, वो कह रहा जी मैं बड़ा सस्ता हूँ और मैं ग्रिड से जुड़ गया हूँ। अब ग्रिड वाले कह रहे हैं नहीं भाई, हमसे जुड़ने की जरूरत नहीं है, तुम हमारी एफिशिएंसी खराब कर रहे हो, हमारे कॉस्ट स्ट्रक्चर्स खराब कर रहे हो, तुम अपना बताओ अगर तुम स्टैंड अलोन होगे तो कितने में पड़ोगे। तो वो आप खुद देख लें, आप लोग जिन आप लोगों में जिन्होंने घरों में बैटरियां लगाई हुई है ना अपने सोलर सिस्टम के साथ और ऐसी 100% कवरेज के लिए, तो दे नो कि वो अगले 50 साल में भी अपनी इन्वेस्टमेंट बिजली के बिलों के टर्म्स में नहीं पूरी कर सकेंगे। सिर्फ सोलर लगा लें तो आप 2-4 साल में पूरी कर लेते हैं। तो रिन्यूएबल स्टोरेज की इकोनॉमिक्स जो है वो बेसिकली इन दो चीज़ों को जमा करें तब आपको समझ आती है, एलसीओई और एलसीओएस को। तो जो हमारे रिन्यूएबल्स हैं वो हमें इंटरमिटेंट पावर देते हैं। इंटरमिटेंट का मतलब कि अब धूप में या हवा में मिल रही होती है वरना नहीं मिल रही होती। इस तरह रन ऑफ द रिवर प्लांट्स में भी यही होता है, सीएसपीज में भी ये कंसंट्रेटेड सोलर पावर में भी यही होता है। फर्म वो होते हैं जो थर्मल जनरेशन, कोल से, गैस से, न्यूक्लियर से, बगास से, वगैरह वगैरह। इसी तरह रिजर्वायर वाले जो डैम्स होते हैं उनसे। तो आप बेसिकली आप स्टोरेज से क्या करते हैं, यानी बैटरियों से क्या करते हैं कि आप इंटरमिटेंट को फर्म की तरफ लेके जाने की कोशिश करते हैं कि मैं इसी पे रिलाय कर सकता हूँ। अब दिन में धूप से दे देगा, साथ साथ मैं स्टोरेज करता रहूंगा, शाम में स्टोरेज से ले लूंगा, तो ये फर्म है, मैं इस पे रिलाय कर सकता हूँ। ज़ाहिर है, अभी भी फुली रिलाय नहीं कर सकते, उसके ग्रिड से कनेक्टिविटी के अभी भी बड़े बड़े सीरियस इश्यूज हैं, यानी टोटली अगर आप उस पर चले जाएं, लेकिन बहरहाल उस तरफ जा रहे हैं, हम एक क्वाजी फर्म कह लें उसको, उसकी तरफ हम जा रहे हैं। तो सिस्टम लेवल ट्रेड ऑफ्स आपको क्या करने पड़ते हैं इन दोनों में? एक ट्रेड ऑफ है लो कॉस्ट का, यानी पैसे कम लगाए तो रिलायबिलिटी नहीं है, कम लिया बैटरी नहीं है, शाम को नहीं मिलेगी पावर। दूसरी तरफ कार्बन रिडक्शन कर रहे हैं, हर चीज़ पे हर तरफ सोलर सोलर और विंड लगाई जा रहे हैं ताकि कार्बन ना हो, तो सिस्टम कॉस्ट बढ़ती जाएगी। महंगी चीज़ें आप लेते जाएंगे, इंटीग्रेशन की और मुश्किल होगी। और फाइनली फ्लेक्सिबिलिटी वर्सेस एफिशिएंसी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है जब मर्जी ये चला लिया, जब मर्जी वो चला लिया। तो जब मर्जी का मतलब है कि फिर एफिशिएंसी कम होगी, जनरेटरों को हर वक्त तैयार रहना पड़ेगा, वो फ्यूल खाते रहेंगे, अपनी लाइफ कम करते रहेंगे, तो एफिशिएंसी उनकी गिरती रहेगी, लेकिन आपको मिलेगी फ्लेक्सिबिलिटी। तो इनमें से कोई ना कोई चीज़ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेगी। नेट मीटरिंग पे हमने बात की, नेट मीटरिंग से हम नेट बिलिंग की तरफ कैसे गए, इसको आप लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया है, पढ़ भी लीजिएगा, सिंपल सी बात है। इसको एक और तरह से यहाँ पे डेथ स्पाइरल में एक्सप्रेस किया हुआ है। ये जो घर जहाँ पे बना हुआ है ना, ये लेफ्ट साइड पे ऊपर, यहाँ से शुरू करें तो आप लोगों ने रूफटॉप सोलर लगाने शुरू कर दिए, जिससे डिस्कोज को पैसे कम मिलना शुरू हो गए। आप पहले पूरी बिजली खरीदते थे, अब कम खरीद रहे हैं। उससे उसमें क्या हो रहा है कि उनकी फिक्स कॉस्ट तो वही कहीं नहीं जा रही, उनके जनरेटर भी लगे हुए हैं, उनको स्पिनिंग भी है वो, यानी आप रैंप अप करने के लिए तैयार हैं जब आपको बिजली चाहिए हो, उनको अपनी मेंटेनेंस वगैरह भी करनी पड़ती है, वगैरह वगैरह। तो पैसे पूरे करने के लिए फिर उन्होंने आपके टैरिफ बढ़ा दिए, अब महंगी बिजली खरीदो। आपको महंगी बिजली मिलनी शुरू हुई, आपने कहा मैं 6 प्लेटें और लगा लेता हूँ, इसलिए 6 प्लेटें और लगाएंगे, तो ये सारा का सारा साइकिल हमेशा आगे बढ़ता चला जाएगा। इसको कहते हैं डेथ स्पाइरल। यूटिलिटी इस तरह मर जाएगी, एक वक्त आएगा यूटिलिटी चल ही नहीं सकेगी। लेकिन ये होगा नहीं, उसकी वजह ये है कि सबसे पहले ग्रिड ग्रिड को ख़त्म करना लिटरली इम्पॉसिबल है। अब पूरी ग्रिड ना भी सही, यानी नेशनल ग्रिड ना भी सही, तो आपको छोटी छोटी ग्रिड्स जगह जगह पे बनानी पड़ेंगी, क्योंकि धूप भी बादल भी आते हैं तो हवा कम भी होती है, वगैरह वगैरह। इसी तरह जो मार्केट के स्ट्रक्चर्स हैं उसमें कॉस्ट रिकवरी के सिस्टम तरीके अब चेंज हो रहे हैं, कैपेसिटी चार्जेस आ रहे हैं, डिमांड चार्जेस, नेट बिलिंग वगैरह वगैरह। उससे क्या हो रहा है कि डिस्कोज की गुर्बत में कमी आ रही है और वो थोड़ा बहुत अपने अपने पैसों को रिकवर करना शुरू हो गए। दूसरा ये है कि पीक डिमांड रिडक्शन बहरहाल आपको मिलती है, सब बुराई नहीं है, सोलर से आपको बिजली तो बहरहाल मिल रही है ना। इट्स अ मैटर ऑफ गुड मैनेजमेंट ना हो कि आप कैसे इसको अच्छी तरह इंटीग्रेट करते हैं। इसी तरह बैटरीज अगर आ गई तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलेगी। स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी जो है वो आपके ऑपरेशंस में फ्लेक्सिबिलिटी भी लेके आएगी, विदाउट विदाउट कॉजिंग द एफिशिएंसी लॉस वगैरह। और फाइनली अगर आपकी जो नेपरा या जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अगर इनकी पॉलिसी अडॉप्टिव रहेगी, जैसे यूरोप में एक जो बिलिंग होती है वो, उसको कहते हैं डायनामिक मॉडल। उसमें क्या होता है कि आप ग्रिड कहती है कि भाई मैंने शाम को फलानी चीज़ चलाई थी,
वो महंगी थी, शाम को बिजली लेनी है तो महंगी होगी, दिन को मैं सोलर से बना रही हूँ, दिन को लेनी है तो ले लो, बहुत सस्ती है। तो उस तरफ भी अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जा रही हैं, शायद आखिर में मे बी 20-30 ईयर्स फ्रॉम नाउ घरों के छतों से ये शायद गायब हो जाएं सोलर पैनल्स, और ग्रिड वाले ही अपने बड़े बड़े सोलर पैनल लगा रहे हैं और आपको बहुत सस्ती बिजली देना शुरू कर दें, यानी 2-4 रुपए यूनिट देना शुरू कर दें दिन में। तो फिर कोई भी नहीं लगाएगा, जाहिर है जो कैपिटल कॉस्ट है वो कोई क्यों बर्दाश्त करेगा जब दिन में ऑलरेडी ग्रिड ही इतनी स्मार्ट हो गई है कि वो आपको सस्ती बिजली दे रही है। तो इसमें तीन हमने आखिर में डिस्कशन की थी कि तीन एंगल्स से इस सारी चीज़ों की इम्प्लीकेशंस हैं। पहली टेक्निकल लेयर थी, जिसमें हमने इंटरमिटेंसी की बात की, रैंपिंग रिक्वायरमेंट्स की बात की, यानी जनरेटर तैयार रहे बिजली देने के लिए। फिर ग्रिड इंस्टेबिलिटी की बात की कि हमें पता ही नहीं है कौन किस वक्त हमें कितनी बिजली बेचना चाहता है, तो ग्रिड ज़ाहिर स्टेबल नहीं रहेगी, उसकी अपनी एक लिमिटेशन है कैरी करने की, स्टोर करने की, वगैरह वगैरह। इसी तरह ये जो नीचे आखिर में लिखा ग्रिड फार्मिंग इन्वर्टर्स और एडवांस कंट्रोल्स ग्रिड, इसके बारे में मैंने वहाँ पे डिस्कशन की है, वीडियो में उसको देख लीजिएगा। आइडिया ये होता है कि आपका सिस्टम बोझ ना हो ग्रिड के ऊपर, बल्कि अब एक तरह से वो खुद ही एक छोटी सी एफिशिएंट ग्रिड हो, और वो कॉम्प्लीमेंट कर रही हो, वो खुद ही ग्रिड हो, और आपकी ग्रिड में बड़ा स्मूथली ट्रांजिशन हो जाए। जो ग्रिड फॉलोइंग होते हैं वो क्या होते हैं कि इन्वर्टर्स वो हर वक्त ग्रिड को रीड करते रहते हैं, वो देखते हैं कि वहाँ पे कितनी फ्रीक्वेंसी चाहिए, फिर इनके अंदर सिस्टम्स होते हैं जो उस फ्रीक्वेंसी पे लेके जाते हैं, यानी ओवरऑल ये खुद बहुत बिजली खाते हैं और अपनी लाइफ कम करते हैं। फिर इकोनॉमिक लेयर है, इसमें हमने बात की कि एलसीओई या एलसीओएस दोनों को देखना पड़ेगा। इसी तरह एलसीओएस जब आएगा तो उससे टोटल सिस्टम की कॉस्ट बढ़ती जाएगी। फिर हमें सिर्फ ये नहीं देखना होगा कि बस इतने किलोवाट लिए तो इतने पैसे दे दो, बल्कि ये भी देखना पड़ेगा कि वो किलोवाट आ कहाँ से रहे हैं और वो मुझे कितनी वैल्यू दे रहे हैं। यानी मैं अगर 1 किलोवाट लेके उससे 5 रुपए कमा रहा हूँ तो गवर्नमेंट कहेगी उनमें से 1 रुपया मुझे भी दो। लेकिन अगर मैं 1 किलोवाट लेके कुछ नहीं कमा रहा तो वो कहेगी ठीक है फिर तुम मुझे 10 पैसे दे दो। इसी तरह फिर लोकेशनल मार्जिनल प्राइसिंग के जिस जगह पे, जैसे केपी वाले कहते हैं कि हमारे डैम हैं तो हमें बिजली सस्ती मिलनी चाहिए, लॉजिकल बात है। तो इसको कहते हैं लोकेशनल प्राइसिंग, कि जिस जो वहीं पे बिजली बन रही है ना, उस लंबी ग्रिड पे ट्रेवल हो रही है ना, उसके लिए इक्विपमेंट लगी हुई है जगह जगह पे, तो उन लोगों को सस्ती मिलनी चाहिए। और इसी तरह जहाँ नहीं है उनको महंगी मिलनी चाहिए। अब फिर तीसरी मार्केट और पॉलिसी की लेयर है, जिसके बारे में हमने बात कर ली, नेट मीटरिंग वगैरह की, टाइम ऑफ यूज टैरिफ। और इसी तरह यहाँ पे आप देख रहे हैं डायनामिक प्राइसिंग मॉडल्स, जो मैंने आपको बताया कि ग्रिड जो है वो सीधा सीधा आपसे कहेगी भाई इतने में बननी है, बनाइए इतने में लो, और साथ मुझे थोड़ा सा ऊपर पैसे दे दो मेरी मैनेजमेंट फीस। और आखिर में एंसिलरी सर्विसेज भी, जब ये सब कुछ इतना कॉम्प्लेक्स सा मॉडल बनता जा रहा है कि छोटी छोटी ग्रिड्स जो है मेन ग्रिड को कनेक्ट हो रही हैं, कोई एफिशिएंटली जनरेट कर रहा है, कोई नहीं कर रहा, कोई अच्छी फ्रीक्वेंसी के साथ कर रहा है, कोई नहीं कर रहा, कोई किसी का इन्वर्टर ग्रिड फॉर्मिंग है, किसी का ग्रिड फॉलोइंग है, तो इस सारे में फिर एक एंसिलरी मार्केट बन गई है बहुत सारी ना, जो आपको मुख्तलिफ इक्विपमेंट, मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर, बहुत सारी चीज़ें बेच रहे हैं। तो वो उसकी एफिशिएंसी भी अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है, और अब आपको अपने मोबाइल पे बहुत अच्छे सिस्टम, मोबाइल में ऐप्स मिल जाती हैं जिससे आप बहुत एफिशिएंटली अपने सोलर सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। इसी तरह एंसिलरी सर्विसेज में और भी बहुत सारी सर्विसेज हैं। हो सकता है कि व्हीलिंग सर्विस एंसिलरी सर्विस बन जाए किसी जमाने वक्त में। व्हीलिंग का मतलब होता है कि लाहौर से फैसलाबाद तक बिजली पहुंचाने के लिए ग्रिड किराए पे देना। तो हो सकता है कि जो प्राइवेट कंपनीज है वो आपको ये वाली सर्विसेज भी देना शुरू कर दें। जैसे अमेरिका में यूटिलिटीज बहुत सारी प्राइवेट हैं, उन्होंने अपनी छोटी छोटी ग्रिड्स लगाई हुई हैं, आपको ये ऑप्शन देती हैं कि आप हमें बिजली दे दें और हमसे फलानी जगह पे ले लें, उसके थोड़े से पैसे ले लें। तो बहुत सारी इस तरह, इट्स जस्ट मैटर ऑफ योर इमेजिनेशन कि आप एंसिलरी सर्विस किसको कहते हैं। तो की टेक अवेज इसमें ये थे कि पैसे कम करते जाएंगे तो वेरिएबिलिटी बढ़ती जाएगी। इसी तरह जब स्टोरेज आती है यानी बैटरीज आती हैं तो उससे बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज आ जाती हैं, जिससे ट्रेडिशनल मैट्रिक्स एलसीयू जो है वो काफ़ी नहीं है, अब एलसीओएस को भी देखना पड़ेगा। और चैलेंजेस फिर मल्टी डायमेंशनल हो जाते हैं, जैसे आपको टेक्निकल, पॉलिसी और मार्केट के, इकोनॉमिक्स के, जो हमने आखिरी स्लाइड, पिछली स्लाइड पे बात की। और फाइनली इंटीग्रेशन बहुत ज़रूरी है अब इन सब चीज़ों की, ताकि हम एक ऐसे मॉडल पे आए जिसमें बिजली बनाने वाले, यानी आप अगर घर में बना रहे हैं तो आप एक आईपीपी हैं, अब आपकी छत पे अगर सोलर लगा हुआ है, और आपसे लेके फिर हबको वाला भी बहुत बड़ा आईपीपी है, इसी तरह एंड सो ऑन। हबको का कराची वाला प्लांट तो बंद हो गया है, लेकिन स्टिल वो पावर सेक्टर में बहुत स्ट्रांग है। और भी बहुत सारे आईपीपीज हैं, तो उनको भी पैसे सही मिले, इसी तरह कंज्यूमर्स का भी राइट कोई वायलेट ना हो। इसी तरह
एंसिलरी सर्विसेज वाले जो बीच में अब आ रहे हैं उनको भी चीज़ें मिलें। इसी तरह इसके टेक्निकल वाले हैं जो अपनी एफिशिएंसी बढ़ा रहे हैं आप लोगों के लिए, बैटरीज की, इन्वर्टर्स की वगैरह वगैरह, वो सही कंपनसेट हो। तो इस सारे सिस्टम को डिज़ाइन ऐसे होना चाहिए कि एज एन इंटीग्रेटेड सिस्टम काम करे। तो ये था जी हमारा लेक्चर। आप लोगों का कोई सवाल है तो मुझे बताएं। क्या ये जो फाइनल के पेपर होंगे उसमें मिड वाला इंक्लूड होगा या वो स्किप हो जाएगा? यार जैसे तुम लोग कहोगे वैसे कर लेंगे। जी शाहजहाँ साहब। स्लाइड सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि ये जो आज का जो लेक्चर है जो आपने रिवाइज किया है, इस हवाले से आपने सॉल्यूशंस भी बता दिए हैं और ये भी बताया कि ये प्रॉब्लम पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती है। तो हम्म। आप मजीद इस सॉल्यूशन को क्या एलेबोरेट कर सकेंगे आप टेक्निकल जो चीज़ें हमने देख ली हैं, तो क्या हमारी गवर्नमेंट में ऐसे लोग बैठे हैं जो इन चीज़ों को जानते हैं या वो इस पे काम कर रहे हैं, या नियर फ्यूचर जो है जो हम ROI एस्टिमेट करके बैठे हुए हैं कि यार ये मैंने 3 किलो वाट का लगाया है, 3 साल में इसकी पैसे पूरे होने हैं और ये मुझे बचत है मेरी। तो क्या 1-2 सालों में गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसीज हैं कि इंडिपेंडेंट IPPs आ जाएं जो किसी सोसाइटी में, जैसे बैरियर टाउन में, या वो अपने पावर हाउस लगा के बैठें और हमें उससे सस्ती बिजली दें वापदा हाँ से? हाँ हाँ, बिल्कुल। ये कराची में ऑलरेडी है। ये गवर्नमेंट ने आपको कहीं से नहीं रोका हुआ, और बिल्कुल नेपरा में आपके बेस्ट माइंड बैठे हैं, आपको कोई शक नहीं होना चाहिए। इसी तरह डिस्कोज में आपके बेस्ट माइंड्स बैठे हुए हैं। के इलेक्ट्रिक वालों की जो समझ है ना बिजली की, वो दुनिया में बहुत कम लोगों को है। एक्चुअली ये चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, और हम लोग सिर्फ ये देख रहे होते हैं, अपना एंड देख रहे होते हैं कि मैंने अपना सिस्टम लगा लिया, बस मुझे पैसे ज़्यादा मिल जाएं। बाकी चीज़ों को, जब मैं आज के लेक्चर में मैं इसी चीज़ को एम्फोसाइज कर रहा हूँ ना आपके आगे, कि सिस्टम थिंकिंग होनी चाहिए। आप देखें और कौन से स्टेक होल्डर्स हैं, सबके पैसे पूरे होने चाहिए। ये अब ये नहीं होना चाहिए कि कोई एक कहे कि हाँ बस मैं, मुझे वो हो जाए, गवर्नमेंट जो मर्जी करती रहे। गवर्नमेंट collapse होगी तो हम सारे ही collapse हो जाएंगे ना। उसकी इनएफिशिएंसी अपनी जगह है, वो उसको मैं नहीं डिफेंड कर रहा, लेकिन सिस्टम लेवल थिंकिंग बहुत ज़रूरी है। और हम तो ये, हम हमारे इस कोर्स का मकसद ही यही है ना कि हम लोग ओवरऑल इस सारे प्रॉब्लम को समझें। कल को आप बैठे होंगे नेपरा में, आप लोगों में से कोई डिस्कोर्स में बैठे होंगे, कहीं ना कहीं बैठे होंगे, तो ये सारी, ये आपकी, आपके दिमाग को एनरिच करने के लिए सारी बातें हो रही हैं। और आपको कोई शक नहीं होना चाहिए कि लोग मौजूद हैं, बहुत हाईली क्वालिफाइड लोग जगह जगह पे मौजूद हैं, जो ADB को देख रहे थे, इरफान मिर्जा जो देख रहे हैं, मैं समझता हूँ उससे ज़्यादा अक्लमंद बंदा इस चीज़ पे कोई भी नहीं है। ओवैस लगारी, इससे गहरी समझ बहुत कम लोगों को है पूरे पाकिस्तान में इस सारे सिस्टम की। लेकिन ये इतने कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स है ना कि वो हर एक के लिए एफिशिएंसी लाना बड़ा मुश्किल है, जैसे आज हमने जो चीज़ें डिस्कस की हैं। तो आई वुड से कि जो आपका काम है वो आप करें। आपका काम है इसको बहुत अच्छी तरह समझना एज स्टूडेंट, और जो उनका काम है वो उनको करने दें। सर लेकिन इस पे मैं एक आर्ग्यू करूंगा। देखें, अगर आप सिटीज की बात करें ना, वो तो चले सारे गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में आइस्को की बात करते हैं, लेकिन अगर आप रूरल एरिया में चले जाएं ना, जैसा KP का है, बलूचिस्तान है, कराची के कुछ एरियाज हैं जहाँ पे कस्टमर से आप पैसे ही नहीं निकलवा सकते, उन्होंने बिजली चोरी कर रहे हैं, वहां पे लोड शेडिंग है, तो वहां से उन लोगों से टैक्स लेना बड़ा मुश्किल है। तो आप जब पॉलिसी बनाते हैं तो मुझे ऐसे लगता है कि वो उस पॉलिसी में सिर्फ आप पिंडी इस्लामाबाद के लोगों को शामिल करते हैं, बाकी सारे जो है ना वो निगलेक्ट हो जाते हैं। हाँ देख, वो ये रियलिटीज है ना। अब इसका देखें, वो भी आपकी तरह मेरी तरह अवाम है ना। अब ये रियलिटीज है ना। अब आप ऐसा ही है कि आपके घर में एक भाई हो जो बेचारा व्हील चेयर पे चल नहीं सकता, तो अब आप उस ये थोड़ी कहते हैं कि अब वो व्हील चेयर पे चल नहीं सकता तो उसको पहले गोली मारो फिर घर एफिशिएंट होगा हमारा। वो आप सारा सिस्टम फिर ऐसे बनाते हैं कि उस उसको भी रिकवर हो, आपको भी कवर हो, और सिस्टम अच्छी तरह आगे चले। जैसे सर सिर्फ एक आखिरी सवाल है, आपके ख्याल में अभी जो टैक्स, जो 1 किलोवाट पे 1,000 आई गेस फिक्स टैक्स लग रहा है, हाँ तो वो हाँ सिर्फ उन लोगों के लिए जो नेट मीटरिंग के लिए है ना, लेकिन अगर आप देखें तो 3500 मेगावाट आई गेस प्रोड्यूस कर रहा है सोलर, जो ऑफ ग्रिड है। जैसे कि मैंने भी अब 3 किलोवाट का सोलर लगाया, लेकिन हाइब्रिड है वो, मेरा पूरा दिन तो ब्रेकर ऑफ ही रहता है ग्रिड का। तो अब वो तो रिकॉर्ड में ही नहीं है ना गवर्नमेंट के, तो उसको गवर्नमेंट कैसे मैनेज कर सकती है? उसको गवर्नमेंट नहीं मैनेज करना चाह रही फिलहाल। वो उनको वो टैक्स करना ही नहीं चाह रहे, वो सिर्फ ग्रीन मीटर्स को टैक्स करना चाह रहे हैं। लेकिन इवेंचुअली करेंगे उनको भी, इसमें आई हैव नो डाउट कि इवेंचुअली उसको भी करेंगे। थैंक यू सर। जी अस्सलाम शाहजहाँ साहब, वालेकुम आप सर। कुछ कह रहे थे? जी जी।
जी सर, जैसे कि आजकल की जो सिचुएशन है ना सर, जी एनर्जी क्राइसिस है और वार चल रही है। इस कंडीशन में अगर हम देखें तो सर हमारी प्रोडक्शन जो है ना मोस्टली वो थर्मल से ही है। हम डिपेंड कर रहे हैं थर्मल के ऊपर। जी इसलिए हमें एज ना डेफिनेटली हमें तो पार्टिसिपेट करना भी चाहिए पीस के लिए, वर्ल्ड पीस के लिए। लेकिन हमारा मेन फोकस ये होता है कि कहीं पर जंग ना हो, ताकि हम जो है ना वहाँ से डिस्टर्ब ना रहे। जी तो सर हमारी जो एनर्जी प्लानिंग है, जिस तरह चाइना ने अपनी एनर्जी प्लानिंग की है, आप सर इतने अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइजेशनों पे जहाँ पर जाते हैं, लेक्चर्स भी देते हैं और आपका सर वहाँ पे पार्टिसिपेशन भी होता है। सर हमारा जो रिजर्व है ना एनर्जी का, जी जैसे कि लेट्स सी कि अभी एक करंट कैलकुलेशन में हमारे पास ना 7 डेज के लिए क्रूड था, डीजल 17 डेज के लिए था, पेट्रोल 23 था, और इस तरह ना मुख्तलिफ जो एनर्जी रिसोर्सेज है वो इस तरह के रिजर्व होते हैं हमारे लिए, जो किसी भी कंट्री के लिए सर आई थिंक सो कि 90s मिनिमम, 90 डेज मिनिमम होनी चाहिए ना। तो सर इस पे ये कोई प्लानिंग है फ्यूचर में, मतलब कि रिन्यूएबल पे या हाइडल सिस्टम को ज्यादा मतलब इंट्रोड्यूस कराए, ताकि हम ये जो थर्मल की जो डिपेंडेंसी है इससे जरा हट के, क्योंकि पावर प्लांट भी हमारे हैं सर, उस पे कैपिटल कॉस्ट भी आई है, डेफिनेटली उस चीजों को भी चलाई, लेकिन सर उससे थोड़ा हट के थर्मल के साइड से लेके हाइडल या हम जो है ना जी जी रिन्यूएबल के जी साइड पे जाएं। ये होना चाहिए तो बिल्कुल इसका शाहजहां साहब। आप लोगों के इलाके में जैसे देखें एक पोटेंशियल है इस चीज़ की ना, लेकिन एक्चुअली इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, ह्यूज कॉस्ट होती है। आप लोगों को याद होगा वो जो हम एक डैम बनाने लगे थे चीफ जस्टिस साहब ने, जिसके लिए फंड इकट्ठे करने शुरू कर दिए थे ना, वो अब उस डैम की कॉस्ट उस वक्त $16 बिलियन हो गई थी और अब वो $30 बिलियन से भी ऊपर है। आप सोचें, हम यूएई ने हमसे 2.5 3 वापस मांग लिए हैं तो हमारी जान निकल गई थी ना। तो वो पैसे बहुत ज्यादा हैं। बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता कर रहे हैं लोग, स्टोरेज भी बढ़ रही है अब ये। मैंने देखा है ये बलूचिस्तान में ना कोस्टल बेल्ट्स पे स्टोरेज 3 4 जगह पे बढ़ा रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं कि ये 30 दिन से ऊपर चले जाए। इसी तरह ये हाइडल पे भी ना 5 6 बड़े बड़े सूखी किनारे और ये तेतड़ी और ये मालाकंड वाला डैम और बहुत सारे डैम बन रहे हैं। लेकिन इसकी कॉस्ट इतनी ज्यादा होती है कि आपको इसको 20 20 साल पे लेआउट करना पड़ता है कि हर बजट से मैं ½ बिलियन अभी दूंगा, अब 1 बिलियन अभी दूंगा, करते करते अब तो इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। बिल्कुल थिंकिंग है, लेकिन हम गरीब लोग हैं तो उसी हिसाब से लेट पहुंचेंगे वहां पे। ठीक हो गया सर। हम तो वैसे इतनी ज्यादा जोर लगाए हुए हैं डिपार्टमेंट्स ने कि जितनी ज्यादा प्रोडक्शन इन डेज पे हो तो वो ना ट्राई कर रहे हैं। बट जी ये है ना कि बड़ा मुश्किल होता जा रहा है ना जब से हम बाहर से ना ले तो। जी जी बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। तो ये जो हम्म, मैं जिनका नाम ले रहा हम्म। हूँ ना, इरफान मिर्जा, ये इस सेक्टर में बड़े इन्फ्लुएंशियल आदमी, एक्चुअली केस के स्टूडेंट है आप ही की तरह ना, केस के टीचर भी रह चुके हैं। तो हमें इसी तरह आप लोग भी इंशाल्लाह ये चीज़ को सीखें, आप भी आगे जाएंगे, आप लोग इंशाल्लाह मैनेज कर रहे होंगे 5 10 साल बाद किसी चीज़ को। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। जी। अच्छा थैंक यू सर। ये थैंक यू। ये महक आपने लिखा है, सर दिस इंटीग्रेटेड सिस्टम इज पॉसिबल इन पाकिस्तान विद इट्स स्टेट। हाँ, बस ये ऑलरेडी फिर अब ये शाहजहां साहब के सवाल में मेरा ख्याल है आपके सवाल का जवाब आ गया। बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि देखेंगे ये तो बेसिकली सॉफ्टवेयर और माइक्रोग्रिड कंट्रोल्स जो हैं ये तो चाइना से बने बनाए आ रहे हैं ना। तो बिल्कुल पॉसिबल है। उसके लिए बस पॉलिसी एक दफा ठीक आहिस्ता आहिस्ता ठीक कर ही रहे हैं, सर पॉलिसी भी। आपने कहा लेट है तो लेट भी है, मतलब मुझे तो शायद लेट भी इतना नहीं लग रहा। मुझे तो शायद अभी ये थोड़ा सा एक सुपरफिशियस चीज लग रही है कि मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हाँ देखिए वो बेस्ट, देखिए टेक्नोलॉजी जब चेंज होती है ना, जब ये जहाज हवाई जहाज बन रहे थे ना, उससे 3 साल पहले अमेरिका ने के पार्लियामेंट में डिस्कशन हुई थी कि ये ऐसे बेवकूफ़ हैं, पॉसिबल ही नहीं है कि हवा से हल्की कोई चीज़ हवा में उड़ जाए। तो 10 साल बाद यूरोप वाले जहाज उड़ा रहे थे, फिर उसके बाद अमेरिका वालों ने भी उड़ाने शुरू कर दिए। तो टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी आपका दिमाग बदल के रख देती है, तो परेशान ना हो, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी चीज़ें। जी सर। अच्छा जी, ये टाइम खत्म होने वाला है, आखिरी मिनट है, तो जिशान कुछ कहना चाह रहे हैं आप, जल्दी से बोलें। सर वो जो हमने असाइनमेंट की थी सर, उनकी ग्रेडिंग आपने अभी तक नहीं की है, या उसमें कोई कमेंट्स है वो पहले बता दें ताकि उसमें कोई अमेंडमेंट कर सके सर। अच्छा। यार मैं कोशिश करता हूँ। पहली तो मैंने चेक कर ली थी, लेकिन वो मैं चाह रहा हूँ कि वो पहली में अगर मैंने पक्के नंबर लगा दिए ना तुम लोगों के, तो फिर जो सेकंड में इम्प्रूव होता है, उसमें थर्ड में इम्प्रूव होता है, वो रह जाता है फिर। लेकिन स्टिल मैं उसके कच्चे नंबर करके तुम लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है।
राइट सर। सर बस हमें थोड़ा सा उसमें गाइड कर देना कि हम इम्प्रूवमेंट कहाँ पे लेके आ सकते ताकि जो अगली असाइनमेंट से हम थोड़े इम्प्रूवमेंट लेके आ जाए सर। अच्छा ठीक है थैंक्स। मैं जेनेरिक सी सर एक ये बात आप कच्चे से लोगों को सबको मुराद, बताता हूँ। कच्चे से मुराद ये है कि आपको अगर पहले में कम भी नंबर आए तो वो नंबर बढ़ जाए आखिरी असाइनमेंट में। जी सर ठीक है। ठीक है जी, टाइम खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह अगले हफ्ते मिलते हैं जी। अल्लाह हाफिज सर, थैंक यू अल्लाह सर। हाफिज जी।